हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों को वेलकम है अकाउंटेंसी की सीरीज़ में गीक्स आइडिया पे। गीक्स आइडिया को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लास्ट पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड इसका होता है। ये टैली होना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा इसका मतलब कहीं पे एरर हुआ है, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था टाइप्स ऑफ एरर्स, कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो जब एरर्स हो जाएंगे तो हमारी कोशिश रह जाती है कि हम एरर्स को लोकेट कर पाए, हम देख पाए कि एरर कहाँ पे हो गया है, कहाँ पे हमने कम लिखा है, कहाँ पे हमने ज़्यादा लिखा है। एरर तो उसी वजह से हो सकता है, या तो ओमिट हो गया होगा, या तो कमीशन हुई होगी, या तो कंपनसेट हम कर पाते हैं। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ एरर्स हैं उनको हम क्या चाहते हैं कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पा रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन एरर्स को ढूंढ पाए, हम उन एरर्स को लोकेट कर पाए। अब अगर एरर लोकेट नहीं हो पा रहा है, अब अगर हमें नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे गलती हो गई है, तो फिर लास्ट पे क्या सोल्यूशन आता है? लास्ट पे तो इन एरर्स को क्या करना है, इन एरर्स को तो ठीक करना है, जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग द एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है, क्योंकि एट लास्ट हमें बिजनेस में क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस में ही अभी गड़बड़ चल रही है तो फाइनल अकाउंट कहाँ से बनेगा? जब ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है उसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। जब एरर्स की वजह से उनमें प्रॉब्लम चल रही है तो हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स हुए हैं या पहले जो हुए हैं, ट्रायल बैलेंस मतलब एरर्स मतलब ये नहीं कि ट्रायल बैलेंस में ही एरर हुआ है, वो पहले भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको देखने वो कहाँ पे मिलता है कि एरर हुआ है? वो मिलता है हमें ट्रायल बैलेंस में कि एरर हो गया है। तो उनको हमें क्या करना है? फिर रेक्टिफाई। उसी का टॉपिक है आज, हमें रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइंग द एरर्स का टॉपिक डिस्कस करना है कि एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स पिछला लेक्चर था, होप आप लोगों ने वो देखा होगा और समझ भी आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में होती है हिसाब किताब लिखने के लिए एक कॉपी वगैरह, जो भी होता है, डायरी होती है, जो भी होती है, जिसमें हम घर का हिसाब किताब लिखते हैं, दूध का, सब्जी का, या इतना खर्चा उसमें लग जाता है। अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, हम उसको रिराइट कर सकते हैं, या बीच में स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी कि वो काट देते हैं फिर नया लिखते हैं। ये सब अकाउंटिंग में नहीं चलता। ये घर का हिसाब किताब नहीं है कि कहीं पे गलती हो गई तो काट दिया, फिर नए से लिख दिया, रिराइट कर दिया। ये सब अकाउंटिंग में हम नहीं कर सकते, ये अकाउंटिंग में हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एरर हो गया है उसको रेक्टिफाई करना होता है, उसको ठीक करना होता है, उसकी करेक्शन करनी होती है। उस करेक्शन ऑफ एरर को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? हम सब लोगों को पता है कि डेबिट क्रेडिट होता है। तो एट लास्ट एरर को जब हम अच्छे से देखते हैं तो हमें सिर्फ ये पता चलता है एरर्स कैसे आ जाते हैं। या तो हम यहाँ से ज़्यादा लिखते हैं, या तो यहाँ से ज़्यादा लिखते हैं, या तो यहाँ से कम लिखते हैं, या तो यहाँ से कम लिखते हैं, या तो यहाँ पे भूल गए, या तो दोनों जगह भूल गए, एक साइड भूल गए, दोनों साइड भूल गए। यही मेन टाइप्स ऑफ एरर्स है। इसका मतलब अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो कहीं से कम तो लिखना होगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर कहीं से कम लिखा है इसका मतलब हमें जो जितना कम लिखा वो तो कहीं पे लिखना होगा ताकि एरर ठीक हो जाए। अगर हम कहीं पे भूल गए हैं इसका मतलब ये लिखना होगा, कहीं पे जो भूल गए वो लिखना होगा, तब जाके एरर ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट एंट्री इज पास्ड। जिस टाइप का, जिस नेचर का एरर होगा, पहले हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं, वो हमने देखे पिछले लेक्चर में। फिर जब हमें एरर की रेक्टिफिकेशन करनी होगी, सबसे पहले हम देखेंगे एरर किस नेचर का है, उसी हिसाब से हम अप्रोप्रिएट एंट्री लिखते हैं। अगर डेबिट साइड से फॉर एग्जांपल हमने कम लिखा होगा तो हम क्या करेंगे? जितना हमने कम लिखा होगा उसको हम ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे जितना हमने कम लिखा होगा। इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएट एंट्रीज पास्ट, यानी कि नेचर ऑफ एरर के हिसाब से हम एंट्री को लिखते हैं। चाहे वो फिर किस साइड लिखना होगा वो हम आगे देखेंगे। और
एरर के पास जिस अकाउंट में या जिस अकाउंट्स में, चाहे एक अकाउंट हो या बहुत सारे अकाउंट्स हो जिनमें एरर हुआ होगा, वहाँ पे एक सूटेबल एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा जाता है। एक्सप्लेनेटरी नोट मतलब जिस पे लिखा होगा कि इस टाइप का एरर हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये जो भी हम लिखेंगे वहाँ पे वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा एक्सप्लेनेशन एरर से रिलेटेड। यानी कि एक एरर की एक एक्सप्लेनेशन देते हैं हम जहाँ पे एरर होगा, जिस अकाउंट है जिन अकाउंट्स में एरर हुआ होगा वहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते हैं। अब हमें रेक्टिफिकेशन करनी है एरर्स की। इस हिसाब से हम एरर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सिंगल साइडेड एरर, दूसरा है डबल साइडेड एरर। आप सब लोगों को पता है कि जो भी कोई अकाउंट होगा उसका डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है। तो जब डेबिट साइड भी होगा, क्रेडिट साइड भी होगा। अब अगर एरर होगा या तो खाली इस साइड इफेक्ट हो सकता है या तो खाली इस साइड इफेक्ट होता है या दोनों साइड इफेक्ट हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस है। जब कोई एरर हो जाएगा किसी अकाउंट में, चाहे हमने कम लिखा, ज़्यादा लिखा, भूल गए, जो भी हुआ होगा, तो उसकी वजह से किसी अकाउंट के एक साइड पे इफेक्ट होगा, चाहे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड या दोनों साइड्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर एक साइड खाली, चाहे डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, अगर एक ही साइड इफेक्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। अगर दोनों साइड इफेक्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है या ठीक लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी जितना हो सके उतना कीजिए। तो ये जो एरर्स है जिनकी हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, इनके लिए तो कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होंगे जिस हिसाब से हम इनको रेक्टिफाई करेंगे। तो वही हम 4 रीजंस देखने हैं। और एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस टाइप का भी एरर होगा, चाहे जिस काइंड या जिस नेचर का भी एरर होगा, उसकी वजह से एक्चुअली 4 चीज़ें हो जाती है अकाउंट में। उन्हीं 4 चीज़ों के हिसाब से फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। चाहे कोई भी टाइप या किसी भी टाइप का एरर हो, उसकी वजह से 4 इफेक्ट्स पड़ जाते हैं किसी भी अकाउंट में। जिस अकाउंट में एरर हुआ होगा उस एरर की वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इफेक्ट्स पड़ेंगे। उन्हीं 4 इफेक्ट्स के हिसाब से फिर हम रेक्टिफाई करते हैं। वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब आप सब लोगों को पता है डेबिट और क्रेडिट साइड होता है हर किसी अकाउंट का। अब जब किसी अकाउंट में एरर हो गया, एरर क्या होगा, एरर या तो हमने ज़्यादा लिखा होगा दोनों साइड से, या तो डेबिट साइड ज़्यादा लिखा होगा या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा लिखा होगा, या तो दोनों साइड ज़्यादा लिखा होगा। एक तो ये चीज़ है, या तो हमने डेबिट साइड कम लिखा होगा या तो हमने क्रेडिट साइड कम लिखा होगा, या तो दोनों साइडों से कम लिखा होगा, और कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर आप मुझे कोई बोलेगा शायद हमने ओमिट कर दिया, हम कोई चीज़ भूल गए, यानी कि हमने लिखा ही नहीं, ये भी तो एक टाइप है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी कि मुझे 10 रुपीज़ लिखना था, मैंने ज़ीरो लिखा, इसका मतलब क्या है, मैंने 10 के बदले ज़ीरो लिखा। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए, इसका मतलब मैंने कम ही लिखा। तो इसका मतलब ये ना लिखने का मतलब ही क्या हुआ, कम लिखने का ही हो गया। जब मैं नहीं लिखता हूँ इसका मतलब यही हो गया कि मैंने कम लिखा। तो एक्चुअली ये 4 चीज़ें हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं, जब कोई एरर हो जाता है। यही 4 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है मैंने, तो इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिए और आप मुझे खुद बता सकते हैं, अगर आपको सारे लेक्चर्स देखे होंगे डेबिट और क्रेडिट के, अगर मैंने डेबिट साइड से कोई चीज़ ज़्यादा लिखी होगी, इसको कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि मुझे डेबिट साइड 10 रुपीज़ लिखनी थी, मैंने 20 लिखा। तो मैंने क्या किया, मैंने डेबिट साइड 20 लिखा, कितना ज़्यादा लिखा है 10। इस 10 को ज़्यादा जब मैंने लिखा है, इसको रेक्टिफाई, इसको न्यूट्रलाइज में कैसे कर पाऊँगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, या तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, लेकिन अकाउंटिंग में कोई बोलेगा यहाँ पे सिंपली 10 लिखो, 20 आपको 10 लिखना था, आपने 20 लिखा, तो इसको काट के 20 लिखो। लेकिन मैंने अभी बोला कि अकाउंटिंग में रीराइट वगैरह नहीं हो सकता, जो लिखा तो उसको रेक्टिफाई करना होता है, रीराइटिंग स्ट्राइकिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो जब मैंने यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, अब मैं इसको काट नहीं सकता।
अब मैं इस 20 का जो इफेक्ट इसमें 10 तो ज़्यादा हो गए, इसको न्यूट्रलाइज कैसे मैं कर पाऊंगा? इसका सिर्फ एक ही तरीका है। जब मैंने डेबिट में ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा कितना लिखा है, ज़्यादा 10 लिखा, तो इसको न्यूट्रलाइज ऐसे करूंगा कि क्रेडिट साइड 10 लिखूंगा। ये खुद ही क्या हो जाएगा, ये खुद ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब मुझे सिर्फ डेबिट साइड 10 लिखना था, क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखना था, तो मेरा एक्चुअल अकाउंट ऐसे बन जाता है 10 और 0, क्योंकि डेबिट साइड 10 लिखना था, क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखना था। लेकिन मैंने 20 लिखा। अब जब मैंने 10 यहाँ से लिखा, जब आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। होप आपको ये समझ आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने क्रेडिट साइड 10 लिखना था, लेकिन मैंने 20 लिखा, मैंने कितना ज़्यादा लिखा, 10, तो इसको न्यूट्रलाइज मैं कैसे कर पाऊंगा? वो जो जितना मैंने ज़्यादा लिखा वो मैं इसके अपोजिट साइड में लिखूंगा, इसके अपोजिट साइड लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम एक्सीड करेंगे, चाहे डेबिट साइड हो या चाहे क्रेडिट साइड हो, जब हम एक्सीड करेंगे, हम उस साइड के अपोजिट साइड में जाके वो एक्सेसिंग अमाउंट लिखते हैं। जो एक्सेस अमाउंट हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ लिखा है, मैंने वो डेबिट साइड में लिखा, मैं इसके अपोजिट साइड में गया, यानी कि यहाँ पे तो दो ही साइड है, डेबिट और क्रेडिट, इसके अपोजिट साइड पे गया और 10 रुपीज़ को लिखा, यानी कि एक्सेस अमाउंट को लिखा। इसी तरह यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ को ज़्यादा लिखा, तो मैं इसके अपोजिट साइड में जाके उस एक्सेस अमाउंट को लिखता हूँ ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। होप आपको ये समझ आया होगा। ये कब करते हैं हम? अपोजिट साइड पे कब जाते हैं? जब हम एक्सेस अमाउंट लिखेंगे, जब हम ज़्यादा लिखेंगे, चाहे डेबिट साइड हो या चाहे क्रेडिट साइड हो। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप ध्यान से पढ़िए और आपको खुद समझ आएगा। दिस एक्सेस डेबिट इन वन और मोर अकाउंट्स, हमने किसी अकाउंट के डेबिट में एक्सेस लिखा, यानी कि हमें चाहे एक अकाउंट हो या ज़्यादा अकाउंट हो, हमने उसके डेबिट साइड में क्या लिखा है? एक्सेस, ज़्यादा। दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द एक्सेस अमाउंट टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट और अकाउंट्स। जो हमने एक्सेस अमाउंट लिखा उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट कैसे करेंगे? क्रेडिट साइड से लिखना है, सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह एक्सेस क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट, अब हमने किसी अकाउंट के क्रेडिट में एक्सेस लिखा, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इसको डेबिट करना है, एक्सेस अमाउंट को डेबिट करना है। सिंपल सी दो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे समझाई। होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि हम कम लिखेंगे, चाहे डेबिट साइड हो या चाहे क्रेडिट साइड हो। अगर मुझे डेबिट साइड में 10 रुपीज़ लिखनी थी, मैंने 9 ही लिखा, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा? मुझे डेबिट साइड, एक्चुअली मेरा अकाउंट ऐसे होना चाहिए था, डेबिट क्रेडिट, यहाँ से 10 होना चाहिए था, यहाँ से 0। फिलहाल मैं 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डेबिट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कितना लिखा? 9। मुझे एक्चुअल में कितना लिखना चाहिए था? 10। तो इसका मतलब डेबिट साइड कितना आना चाहिए? 10। तो डेबिट साइड कैसे 10 आएगा? यहाँ से ऐड 1 करूँगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर मुझे क्रेडिट साइड 10 लिखना था, मैंने 9 लिखा, तो एक्चुअल अकाउंट ऐसा होना चाहिए था, यानी कि यहाँ से 9, यहाँ से 10, यहाँ से 0, लेकिन इस साइड तो 9 ही आ रहा है। इसको बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं? इससे ऐड 1 करूँगा। इसका मतलब ये हुआ, जब हम शॉर्ट डेबिट या शॉर्ट क्रेडिट लिखते हैं, यानी कि जब हम अमाउंट को कम करके लिखते हैं, तो उसी साइड को ऐड करना होता है। अगर हमने डेबिट साइड कम लिखा तो उसी साइड ऐड करना है, अगर हमने क्रेडिट साइड ऐड किया तो उसी को ऐड करना है, ताकि वो बराबर आ जाए और एरर रेक्टिफाई हो जाए। वही यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ के खुद देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है। शॉर्ट डेबिट इन वन और मोर अकाउंट्स, यानी कि हमने किसी अकाउंट के डेबिट में कम लिखा। दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय फर्दर डेबिट, उसी साइड क्या करना है? फर्दर डेबिट। डेबिट का किस साइड करेंगे? डेबिट साइड ही, अपोजिट साइड तो नहीं जाएंगे। टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट और अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब कोई बोलता है कि हम क्रेडिट साइड कम करेंगे, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि उससे तो और एरर हो जाएगा। हमने डेबिट कम लिखा तो डेबिट पूरा करने के लिए हमें उसी साइड डेबिट करना है, बढ़ाना है, जितना कम लिखा उतना लिखना है। इसी तरह हमने शॉर्ट क्रेडिट लिखा इन वन और मोर अकाउंट, दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय फर्दर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट साइड से हमने कम किया, उसी साइड बराबर करना है, जितना कम लिखा उस अमाउंट को बढ़ा के उस साइड लिखना है, वो खुद ही रेक्टिफाई हो जाएगा।
होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं समझाने की फिर भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे अब स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन है कि रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे स्टेजेस है, 2 स्टेजेस है। हम कहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और करेंगे। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, पहले हम सस्पेंस अकाउंट को समझेंगे, उसके बाद स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन आसान हो जाएगा समझना। तो आइए पहले सस्पेंस अकाउंट को ही देखते हैं। मैंने अभी बोला कि जब एरर्स हो जाते हैं हमारी कोशिश ये रह जाती है कि हम उनको लोकेट कर पाए ताकि हम जल्दी से फाइनल अकाउंट तैयार करके बैलेंस शीट तैयार कर सके। लेकिन अब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी एरर को, हम किसी एरर को लोकेट नहीं कर पा रहे, जब एरर को लोकेट नहीं कर पा रहे तो उस वक्त ट्रायल बैलेंस का क्या होगा, वो टैली नहीं कर पाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं होगा। जब वो बराबर नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पे डिफरेंस आएगी, डेबिट माइनस क्रेडिट होगा या क्रेडिट माइनस डेबिट होगा, यानी कि दोनों साइड में कोई ज़्यादा तो होगा। जब बराबर नहीं होंगे या तो ये ज़्यादा होगा या तो ये ज़्यादा होगा। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो डिफरेंस कुछ आएगी, एक तो बड़ा होगा एक ज़्यादा होगा। जब दोनों एक बड़ा एक कम होता है तो उस टाइम डिफरेंस आ जाती है। इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो फाइनल अकाउंट बनाना है, इस डिफरेंस को ठीक करना है, तो इस डिफरेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक न्यू इमेजिनरी और टेम्परेरी अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गई बिकॉज ऑफ एरर्स, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, एक इमेजिनरी और टेम्परेरी अकाउंट में, जिसको हम सस्पेंस अकाउंट के नाम देते हैं। उसी को हम फिर क्या करते हैं, उसी में हम एरर्स को रेक्टिफाई करके फाइनल अकाउंट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सस्पेंस अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ ये है कि फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए डिले ना हो जाए। कोई बोलेगा यार ट्रायल बैलेंस से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें तो टैली नहीं हो पा रहा है, इसमें तो एरर्स है, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम ऐसे ही रखते हैं। जो हमने बैलेंस कहाँ से लाया, जो डिफरेंस आ गई कहाँ से, ट्रायल बैलेंस से, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसको हम ठीक कर पाए, फिर फाइनल अकाउंट तैयार करें। इसलिए सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है ताकि बिजनेस भी कंटिन्यूसली चलता रहे और फाइनल अकाउंट भी बनता रहे। अब जब ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, यानी कि एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है, अब तो या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो बैलेंस कहाँ से लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। लेकिन क्रेडिट साइड किस अकाउंट के, सस्पेंस अकाउंट। यह है सस्पेंस अकाउंट, इसका डेबिट साइड होगा, इसका क्रेडिट साइड होगा। अब जब हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड के, लेकिन किस अकाउंट के, सस्पेंस अकाउंट के। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस किस साइड लिखना होता है, डेबिट साइड, लेकिन डेबिट साइड ऑफ व्हाट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। यही यहाँ पे लिखा गया। ये तो बैलेंसिंग में आप सब लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने बैलेंस के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। इफ़ द टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द टोटल क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का हर किसी का डेबिट क्रेडिट होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो द टोटल क्रेडिट बैलेंस, द डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड की, अब डेबिट साइड जब ज़्यादा होगा डिफरेंस क्या आएगी, डेबिट माइनस क्रेडिट। इस डिफरेंस को कहाँ पे ले जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। जो सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया उसके क्रेडिट साइड में ये डिफरेंस लिखते हैं। कब, जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा। अब अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तब डिफरेंस क्या आएगी, तब आएगी डिफरेंस क्रेडिट माइनस डेबिट। इस डिफरेंस को हम कहाँ पे ले जाते हैं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, और जो क्रेडिट साइड है इसमें हम क्या लिखते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है। ये हमने बैलेंसिंग में भी सीखा है। When the errors affecting the suspense account are located, they are rectified
यही तो मुद्दा होता है जब सस्पेंस अकाउंट बना दिया। अब हमने देखना है कि बैलेंस कहाँ से लिखना है, इस साइड लिखना है कि इस साइड लिखना है, डिपेंड्स अपॉन डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन एरर्स को लोकेट करते हैं जिस वजह से अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे किस अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, उस एरर को लोकेट करके हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं टिल एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। सस्पेंस अकाउंट तब तक बुक्स में रह जाता है, तब तक कंटिन्यू कर जाता है जब तक एरर्स लोकेट और रेक्टिफाई ना हो पाए। और जो इस सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस लिखा होता है ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सस्पेंस अकाउंट का जो भी यहाँ पे लिखते हैं हम, वो किस में दिखाया जाता है, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तभी जाके जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तभी जाके बैलेंस शीट बनेगा, वरना तो बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट का मुद्दा ही ये होता है कि बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार हो जाए। बैलेंस शीट हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये याद रखना है कि जो सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया है इसके भी दो साइड्स है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो ये डेबिट बैलेंस होता है ये किस साइड लिखते हैं, ये लिखते हैं एसेट साइड, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहाँ पे लिखते हैं, वो लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। एसेट्स में क्या लिखते हैं, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज में क्या लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ये है लास्ट पे किसका मकसद, बैलेंस शीट का, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ सस्पेंस अकाउंट की रिलेटेड मुझे बोलना था। When all the errors affecting the trial balance are located and rectified। अब हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया और एरर को लोकेट करके हमने उनको रेक्टिफाई कर दिया। जब ये सब हो गया, रेक्टिफाई किया, तो फिर हमारा काम क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स बनाना। जैसे ही ये काम हो गया, एरर लोकेट और रेक्टिफाई हो गया, उसी टाइम सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि फिर इसका काम ही नहीं रह जाता। जब सस्पेंस अकाउंट का काम जो था, इसका काम ये था कि एरर्स को रेक्टिफाई करके लोकेट करके उससे प्रोड्यूस किया जाए फाइनल अकाउंट। जब वो काम हो गया फिर इसको रखने का कोई मकसद ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम क्लोज हो जाता है। होप आपको सस्पेंस अकाउंट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन देखेंगे, अब ये आराम से समझ आएगा। रेक्टिफिकेशन के दो स्टेजेस है। रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर भी नहीं किया, हमने रेक्टिफिकेशन की, यानी कि हमें पहले ही पता चला, चाहे जर्नल चाहे लेजर या बैलेंसिंग के दौरान हमें पता चला कि कहीं पे एरर हो गया है, हमने उसको वहीं पे ठीक किया। हमने वहीं पे एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा और देखा कि यहाँ पे एरर हो गया है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसको बोलते हैं हम एक्चुअली locating the error. In this stage, errors are located before transferring the difference in trial balance to suspense account. हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं हो पाता, टैली मतलब क्या, क्रेडिट साइड डेबिट साइड के बराबर नहीं है, तो फिर इनके बीच जो डिफरेंस होती है वो किस में हम ट्रांसफर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। लेकिन एक स्टेज ये है कि ये करने से पहले ही हमने क्या किया, हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो दूसरा स्टेज क्या होगा कि हमें एरर लोकेट नहीं कर पाए, हम एरर लोकेट नहीं कर पाए। जब एरर ही लोकेट नहीं कर पाए, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। जब ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा तब जाके तो हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना ही बनाना है, ताकि हम ये डिफरेंस उसमें ट्रांसफ़र करके इसको रेक्टिफाई करें और फाइनल अकाउंट प्रोड्यूस करें। यही दो स्टेजेस हैं रेक्टिफिकेशन के। In this stage, the difference in the trial balance would have been transferred to the suspense account. जब सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस और ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर किया, सो whenever applicable suspense account is used while passing rectification entries. तो सस्पेंस अकाउंट से ही फिर रेक्टिफिकेशन करते हैं और उसी से फिर क्या बनते हैं, आगे बना के हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिखा है when the errors are rectified before transferring the difference in the trial balance, यानी कि सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, उससे पहले हमने क्या किया, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का तरीका क्या रहता है, बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द रेस्पेक्टिव अकाउंट विद द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट। जब पहले फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे ज़्यादा लिखा होगा, जर्नल में कहीं पे ज़्यादा लिखा होगा, या लेजर में या बैलेंसिंग के दौरान, या कम लिखा होगा या कुछ भूल गए होंगे, तो उसी हिसाब से अगर भूल गए होंगे, ये नेचर ऑफ
एरर के हिसाब से पता चलेगा कि किस साइड फिर ऐड करना है, यानी कि जो अभी मैंने बोला था क्या, एडिंग एंट्री, एडिंग एंट्री यानी कि एंट्री ऐड करना, फिर वो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एरर पे डिपेंड करता है किस साइड ऐड करना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जितना कम लिखा होगा ज़्यादा लिखना होगा, दो ही चीज़ें करनी होगी, या तो डेबिट करना होगा या तो क्रेडिट करना होगा, और साथ ही क्या लिखेंगे, एक एक्सप्लेनेटरी नोट। यह है तरीका कब, जब सस्पेंस अकाउंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस से पहले हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के बाद, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमें गड़बड़ लगा, टैली नहीं हो पाया, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आने लगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी अकाउंट में एरर हुआ होगा उसमें हम लिखते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। और क्योंकि जर्नल क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री तो यहीं से मिलती है। जब हमें ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ लिखा तो उसके साथ जिस अकाउंट में एरर आया होगा उसके साथ हम लिखते हैं जर्नल की एंट्री, उसी से फिर हमें पता चलता है कहाँ पे गड़बड़ हो गया है। क्यों, जर्नल ही मेन बुक होती है जिसमें हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यह है तरीका स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन के। अगर पहले ही करेंगे रेक्टिफिकेशन, उस टाइम डेबिट या क्रेडिट करना है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एरर। अगर बाद में करेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आने के बाद जब उसको ट्रांसफर करते हैं किसको, सस्पेंस अकाउंट में, तब जाके हम क्या करते हैं, राइटिंग ए जर्नल एंट्री विद द रेस्पेक्टिव अकाउंट और अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। उस अकाउंट में जिसमें अफेक्ट हुआ होगा, जिसमें एरर हुआ होगा, उसमें हम क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही पता चलेगा फिर एरर कहाँ पे हो गया है। तो होप आप सब लोगों को ये समझ आएगा पूरा का पूरा लेक्चर। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई होगी या समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।